होपफुली सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं ये है आपका फिजिक्स। ठीक है, और बेसिकली आप समझ जाइए तो चैप्टर नंबर 1 to 8 अंटिल ग्रेविटेशन हम लोग करेंगे इस मोड में, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के लिए रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, कुछ बेसिक चीज हम लोग पहले भी देख चुके थे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो नॉर्मली फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है कि हम लोग लॉज ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नेचुरल लॉज को डिड्यूस करने का प्रयास करते हैं, लॉज ऑफ नेचर। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स जो है वो जानना बहुत अति आवश्यक है। तो इसके लिए हम आपको पढ़ा चुके थे, वेक्टर्स पढ़ाए थे, स्केलर्स पढ़ाए थे, मेजरमेंट का कुछ आंकड़ा पढ़ाए थे। ठीक है, एरर, प्रेसिजन, ठीक है, एक्यूरेसी, ये सब का मतलब समझाए थे। उसके बाद डिफरेंशिएशन और जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है वो समझाए थे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं आज के क्लास। तो सबसे पहले आपको समझना यूनिट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर रहे हो तो कोई चोजन पैरामीटर होना चाहिए जिसके लिए आप कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका, जिसको हम लोग यूनिट कह रहे हैं। अब यहाँ पे अब आपको समझना है कि कुछ यूनिट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं और कुछ होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, और दूसरे जो क्वांटिटीज हैं वो आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझने का बात है कि जो बेसिकली हम लोग जो एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, उसके जरिए डिसाइड किया गया कि इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप कोई फिजिकल क्वांटिटी समझिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और कौन सा यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसका सिंबल हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि लेंथ ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट। फिर टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और लास्ट में लुमिनस इंटेंसिटी जो ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो। ये सब आपके फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। अब जो लेंथ होता है उसको आप किस में मेजर करते हो? तो मीटर में मेजर करते हो। ठीक है, उसकी सिंबल है स्मॉल एम। उसी तरह मास को आप केजी में मेजर करते हो। ठीक है, किलोग्राम, केजी लिखते हैं उसको। ठीक है, टाइम को आप सेकंड है, उसको आप एस लिखते हो। उसी तरह करंट को आप एम्पियर है तो आप कैपिटल ए लिखते हो। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है तो आप उसको के लिखते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है तो उसको आप मोल लिखते हो। लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, आप उसको स्मॉल सी डी लिखते हो। तो कहने का मतलब ये सब सातों जो हैं दीज आर फंडामेंटल ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब ये एम एल टी, करंट ए, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन के, मोल, इंटेंसिटी, इनके टर्म में आप दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि आप डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब है कि आप उसको बेस क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि फोर्स ही आप मान लिया।
ठीक है, सो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मास का m होता है, एक्सेलरेशन का आपका LT इनवर्स 2 होता है, यू गेट mLT इनवर्स 2। तो दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी फॉर फोर्स। ठीक है, डायमेंशन। उसी तरह मान लिया आपने एक्सेलरेशन लिया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन यू नो इट इज LT इनवर्स। तो उसी तरह वेलोसिटी आपने लिया, सो दीज आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, LT इनवर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनके टर्म में आप दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम आपको बताए थे, वो था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कहने का मतलब है कि आप किसी भी डेटा को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11109 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर है 10⁻³ ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a इंटू 10⁻B के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिंपल वे में आप समझिए, a इंटू 10⁻B। ठीक है, एंड दिस इज द ऑर्डर एंड दिस हैज टू बी लेस देन 10, क्योंकि 10 होगा तो ऑर्डर बढ़ जाएगा एक। तो ये आप समझ रहे हैं क्योंकि ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। एक और चीज आता है कि कभी कभी जब यहाँ पे पावर ऑफ 10 होता है तो उस पावर ऑफ 10 को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लिया आपको बोल दिया कि एक्सा। ठीक है, एक्सा, तो एक्सा मीन्स 10⁻18। ठीक है, पावर 18 है। उसी तरह अगर हम बोलते पीटा, पीटा का मतलब होता है 10⁻15। ठीक है, उसी तरह हम बोलते टेरा, टेराबाइट। ठीक है, तो 10⁻12। उसी तरह गीगा, so this is 10⁻9। उसी तरह मेगा 10⁻6। उसी तरह किलो 10⁻3। उसी तरह हेक्टो 10⁻2। ठीक है, उसी तरह डेका 10⁻1। अब आता है आपका नेगेटिव में भी आएगा, जैसे डेसी तो 10⁻1। ठीक है, सेंटी, तो सेंटी क्या होता है 10⁻2। उसी तरह मिली, मिली इज 10⁻3। माइक्रो 10⁻6, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है सब। उसी तरह नैनो 10⁻9, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। पिको 10⁻12। और उसके बाद आता है आपका फेम्टो, फेम्टो या फर्मी, सो दैट इज 10⁻15। ठीक है, न्यूक्लियर साइज है। और लास्ट में आपको याद रखना चाहिए एटो, विच इज 10⁻18। तो कहने का मतलब है ये जो पावर्स हैं फ्रॉम पावर ऑफ 10 फ्रॉम 18 टू -18, ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको कभी एक्सप्रेशन जो है इनके टर्म में आपको बताया जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं इनका अपना डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पहले भी बताया गया था कि जो मीटर है, जो लेंथ को मेजर करता है, लेंथ की यूनिट है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 मीटर। अब एग्जैक्टली लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा आपका कि थोड़ा सा कम होता है, बट हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग 3 इंटू 10⁸ लिखते हैं। उसी तरह केजी, तो जो सिलेंडर का मास है
जो कि प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ है और जो सीवर्स पेरिस फ्रांस में रखा गया है, उस वो एक स्टैंडर्ड वेट है। तो हम लोग बोल दिए कि इसका वेट 1 किलो है, तो वही इसी स्टैंडर्ड के आधार पे पूरी दुनिया में आप SI मेजर करेंगे। ठीक है। उसी तरह सेकेंड, तो सेकेंड के लिए आपको बताया गया था सीजियम 133 एटम का एक पर्टिकुलर रेडिएशन हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि एक्सप्रेस करता है ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133। ठीक है। तो इसका जो वाइब्रेशंस होता है, जो टाइम पीरियड का, जितना टाइम पीरियड में वाइब्रेट करेगा, तो उसको हम लोग 1 सेकेंड बोलेंगे। तो दैट नंबर ऑफ टाइम पीरियड इज 9192631770। तो ये पूछता है कभी कभार, ठीक है, कि कितना वाइब्रेशंस है, 9192631770। उसी तरह एम्पियर का डेफिनेशन, केल्विन का डेफिनेशन, ठीक है, मोल का डेफिनेशन, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, कैंडेला का डेफिनेशन। तो ये सब कहने का मतलब है जैसे जैसे चैप्टर आता है तो आपको ये सब बताया गया है और पहले भी आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग चलते हैं डायमेंशन के रूप में, जो कि जहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको पहले हम बताए थे कि अगर हम सिंपल फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो उसको आप सोचो कि हम उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इंटर रिलेटेड डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको एक्सप्रेस कर पाए। जैसे देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो हमको पता है मास इज अ बेसिक यूनिट बट एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड यूनिट। नाउ एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करें, अब एक्सेलरेशन को फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उसको अब हम सोचेंगे कि क्या उसको हम फिजिकल क्वांटिटी जो है वेलोसिटी, उसको हम MLT के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो हो गया। अब मेरे सारे जो यहाँ पे पैरामीटर हैं वो आपके हो गए, मतलब MLT के फॉर्म में हो गया। तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर, इसको अब हम एक्सप्रेस कर देंगे ML/T²। अब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML/T इनवर्स 2। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई XYZ फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आप इसके टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है और पूछते हैं ये लोग। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो फोर्स हमने लिखा है MLT इनवर्स 2, so that is the dimensional formula, but dimensions with respect to mass क्या है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो डायमेंशन है फोर्स का, इट इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। क्योंकि M के ऊपर 1 है, L के ऊपर 1 है, T के ऊपर -2 है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 in length and -2 in time। इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमने आपको बोला एनर्जी, सो एनर्जी इज, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम आपको, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ठीक है, तो आपको यहाँ पता है कि जो हाफ है वो नंबर है, उसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं क्योंकि नंबर है। जो डायमेंशन होगा वो मास और वेलोसिटी का होगा। सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू मास का m। ठीक है, और वेलोसिटी का आपको पता है L/T होता है का स्क्वायर। सो दिस इज ML² T इनवर्स 2। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर 1 in m, 2 in length एंड -2 in time। तो इसको हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, द
dimensions of energy are 1 in mass, comma 2 in length, comma -2 in time। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डायमेंशंस, जैसे जैसे आप फिजिक्स का चैप्टर पढ़िएगा तो एनसीईआरटी के पीछे में आपको 5-7 फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उसका डायमेंशंस दिया रहता है, यूनिट दिया रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़िए उसको याद करते जाइए, क्योंकि एक सवाल वहां से रहता है। अब सवाल उठता है कि ये जो डायमेंशंस आप पढ़ रहे हैं इसका क्या कोई यूज है लाइफ में? व्हाट इज द यूज? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशंस की हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, डायमेंशनली। ठीक है, तो हम उसका जो है होमोजेनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी रूल। सो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन अ इक्वेशन। तो सबसे पहला यूज यही है, हम चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन में होमोजेनिटी है कि नहीं डायमेंशंस की। ठीक है, कहने का मतलब एक इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं जो कि प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं। तो कहने का मतलब जब भी हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो एक ही तरह की चीजें हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि वेलोसिटी को हम फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, करंट के साथ ऐड नहीं कर सकते, मतलब डायमेंशनली सेम होना चाहिए। ठीक है, आम और अमरूद को एक साथ आप नहीं रख सकते, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। अगर आपको जोड़ना है तो आम को आम के साथ, अमरूद को अमरूद के साथ। ठीक है, ये सिंपल प्रिंसिपल है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन कहते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि हम लोग आसानी से एक इक्वेशन गलत है सही है हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया जाए, आप यहाँ पे काइनेमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़े होंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बचपन में पढ़े थे। अब इसको आपको डायमेंशनली चेक करना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x है, और x क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट हैज द डायमेंशंस ऑफ 1 इन लेंथ। ठीक है, अब उसी तरह आपको राइट हैंड साइड भी चेक करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो एडिशन कर रहे हैं आप यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर, उनका डायमेंशन लेंथ के बराबर होना चाहिए, पहली बात। क्योंकि आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या बोलता है कि जो टर्म्स है इक्वेशन में वो सेम होंगे डायमेंशनली, तभी जाके वो जोड़ या घटाव किया जा सकता है। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे जो यूटी है, इज इट इक्वल टू लेंथ। सो यूटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी इनटू टाइम, टी इज टाइम। और वेलोसिटी आपको पता है लेंथ बाय टाइम होता है, एंड टाइम इज टी। तो टी टी कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या आया, एल आया। तो यूटी इज एल। नाउ वी विल चेक हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर को हम ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाफ इज अ नंबर, डायमेंशनलेस। अब यहाँ पे ये है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर। सो दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया आपका, लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम। सो टी टी अगेन कैंसिल, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू एल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि ए इक्वेशन जो आपने लिखा है इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे आपको अगर हम लिखें x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये भी आप देखोगे ये l है, डायमेंशनली यू टी इज ऑल्सो लेंथ, ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो l, बट दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली तो सही है, लेकिन ये इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है। फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट। तो यहां से एक चीज पता चलता है कि एन इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट। बट जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होता है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही। ठीक है,
सो यहाँ पे एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, एनी फिजिकली करेक्ट equation will also be dimensionally correct equation, but the reverse is not true. Reverse is not always true. समझ में आई बात? आपको एक एग्जांपल ऊपर में हम दे दिए हैं, x इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज बोथ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन एज वेल एज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, बट x इज इक्वल टू ut प्लस एटी स्क्वायर इज ओनली डायमेंशनली करेक्ट बट इट इज नॉट फिजिकली करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि हमको इस तरीके से इक्वेशन को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आइडिया यही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, टर्म्स हैं, उसको आप डायमेंशनली चेक करो, फिर राइट हैंड साइड में भी चेक करो, और यहाँ पे आप जो प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हो, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो आप इस तरीके से आप किसी भी तरह के इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यूज देख रहे हैं कि करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन जो है वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने दिया टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाय f बाई x, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया ये इक्वेशन दिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m इज मास, दिस t इज टाइम पीरियड, ठीक है। So this is time period, this is mass, ठीक है। F is force and x is distance और displacement, जो भी आप कहना चाहते हैं। अब आप चेक करिए, तो यहाँ पे लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टाइम पीरियड t है, सो इसका डायमेंशन क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में भी चेक करेंगे हम कि मेरे पास जो इक्वेशन है 2 पाई रूट ओवर मास बाय फोर्स बाय डिस्टेंस, ये क्या था, तो दिस डायमेंशनली दिस इज क्या होगा आपका रूट ओवर मास बाय फोर्स बाय एक्स ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट ओवर मास, फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, m एल टी इनवर्स 2, और x क्या है, l है। तो ये m से m कट गया, ये l से l कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है 1/√ओवर t इनवर्स 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/t इनवर्स, और t इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है वो डिमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू जो आ रहा है वो t आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन को हम लोग डायमेंशनली चेक करते हैं, और तब हम ये कंफर्म कर लेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। बट फिजिकली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये हम डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटल जो कांस्टेंट्स आते हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक पहला यूज है डायमेंशंस का, एंड वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दूसरा जो यूज है दैट इज यूनिट का कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वी कॉल इट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिट एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर एक सिंपल वे में अगर हम बोले कि एसआई यूनिट में प्रेशर का जो मापदंड होता है दैट इज पास्कल, ठीक है। सो लेट्स से एसआई यूनिट में इट इज 1 पास्कल, ठीक है। और सीजीएस यूनिट में व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंस, हम एक यूनिट एसआई यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि दिस पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो
डायमेंशनली प्रेशर हम निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज mlt इनवर्स 2 and area is L square. So dimensionally we get ml inverse t inverse 2. ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्रेशर का। अब यहाँ पे जो SI यूनिट है हमारा पास्कल का, तो 1 पास्कल को हम जब एक्सप्रेस करेंगे mlt के टर्म में तो हम क्या लिखेंगे? 1 kg। उसी तरह 1 मीटर लेंथ का मीटर होता है और 1 मीटर का इनवर्स है, क्योंकि ऊपर जो ऑर्डर दिया वो लिखेंगे। और सेकंड क्या है? टाइम का सेकंड होता है तो 1 सेकंड, और इसका ऑर्डर क्या है? -2। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो डायमेंशंस हैं वो हम एक्सप्रेस कर देते हैं। अब उसी तरह सीजीएस यूनिट में अगर हमको एक्सप्रेस करना रहे तो सीजीएस यूनिट में हम क्या, हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1 ग्राम मास का लेंथ, मास का यूनिट ग्राम होता है, उसी तरह सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और सेकंड होगा। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इसका इक्विवेलेंस, नंबर इक्विवेलेंस क्या है। तो हम करते क्या है, हम N1U1 N2U2 अप्लाई करते हैं। N1U1 N2U2 टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, 1 kg, फिर ये हो गया मेरा 1 मीटर का इनवर्स, और ये मेरा हो गया 1 सेकेंड का -2, और यहाँ मेरा हो गया N2, हमको मालूम नहीं है, ठीक है, और इधर मेरा हो गया 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर इनवर्स और 1 सेकेंड का -2। तो जो कट रहा है काट दीजिए, ठीक है, तो ये सेकेंड इनवर्स कट रहा है, काट दीजिए। अब मेरे को N2 का वैल्यू चाहिए, तो N2 बराबर मेरा क्या होगा? 1 kg बाई 1 ग्राम into 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर -1। अब 1 kg और 1 ग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। और इधर मेरा क्या हो गया? 1 मीटर कितना होता है? 10 टू द पावर 2 होता है, तो 10 टू द पावर 2 टू द पावर -1, मतलब 10 टू द पावर -2 हो गया। तो 10 टू द पावर -10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -2 कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब कि SI यूनिट में 1 पास्कल, तो सीजीएस यूनिट में 10 सीजीएस, ठीक है, तो 1 SI यूनिट इज इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर। तो इस तरीके से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस N1U1 N2U2 अप्लाई करते हैं और सॉल्व हो जाता है। अब इसको एक जनरल फॉर्म में हम देखेंगे, N1U1 इक्वल टू N2U2 को जनरल फॉर्म में देखेंगे, जिसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ N1 इज द नंबर, और U1 जो होता है वो होता है M, ठीक है, L T के फॉर्म में होगा, तो M1 L1 T1, और ये आपका A B मान लेते C है। उसी तरह ये आपका N2, और ये भी आपका M2A L2B T2C इस फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम डायमेंशन है ना, ठीक है। तो जो MLT का फॉर्म होगा, उसका जो ऑर्डर आप जो लिख रहे हो वो सेम है, ABC। यहाँ पे मान लिया अगर मेरे को N2 निकालना है तो N2 बराबर क्या होगा? N1, और ये हो जाएगा मेरा M1 बाई M2 टू द डायमेंशन जो आपका ये है। उसी तरह आपका L1 बाई L2 B, उसी तरह T1 बाई T2 C। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है आप पुट कर लीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर या 180 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, x मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो ये x क्या है?
ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये वेलोसिटी है। तो 180 किलोमीटर पर आवर को मैंने बोला आपको बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में बदलने को। ठीक है, ये आपका n1 दिया है, n2 आपको निकालना है x। और आपको वेलोसिटी का आपको पता है, वेलोसिटी v जो होता है वो मेरा क्या होता है, एल टी इनवर्स होता है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, n1 एल टी इनवर्स L1 T1 इनवर्स इज इक्वल टू N2 L2 T2 इनवर्स। ये है आपके पास, तो यहां से आपको N2 निकालना है और N1 आपको दिया हुआ 180, और ये आपका L1 बाई L2 टू द पावर 1, और ये T1 बाई T2 टू -1। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 180। L1 कितना है आपका, लेंथ आप किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर, और ये किस में है, मीटर में है, और इधर आप मेजर कर रहे हैं आवर में, और ये सेकंड में, और ये है आपका -1। ठीक है, अब किलोमीटर कितना होता है आपका, 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर और ये मीटर, ये कैंसिल हो गया, और 1000 टू द पावर 1000 ही होगा। लेकिन आवर, आवर कितना होता है आपका, 3600 सेकंड होता है, और ये नीचे सेकंड है और ये ऊपर -1 है। तब आपका इसका मतलब क्या हुआ कि 3600 आपका नीचे आएगा, तो 180 इंटू 1000 बाई 3600। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये कैंसिल, और ये 18 दूनी 20, और ये हो गया आपका 50। तो कहने का मतलब है 50 मीटर पर सेकेंड है आपका आंसर। ठीक है, तो 180 किलोमीटर इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह जो थर्ड यूज होता है डायमेंशंस का, वो होता है टू फाइंड रिलेशन among the physical quantities। ठीक है, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो एक सिंपल एग्जांपल आपको दे के समझाएंगे कि मान लिया अगर आपका सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में बॉब है, बॉब जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, और वो फिर ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल डिपेंड अपॉन फ्यू थिंग्स। ठीक है, it may depend upon the length of the string। ठीक है, it can depend upon the mass of the mass of bob, and it also will depend upon the gravity acceleration due to gravity। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा जो t है, t is dependent on, so प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दिया हमने, तो k लिख दिया, और मास बॉब है तो लेट्स से m टू द एक्सपोनेंट उसका हम लिख देंगे a। ठीक है, उसके बाद लेंथ है तो एल बी, और उसके बाद आपका यहाँ g आ रहा है तो जी सी। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि एक्चुअली इसका कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम t का t ही है, के ये हो गया m a l b। ठीक है, एल बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स 2 होता है, सो दैट विल बी सी। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, m टू a l का b प्लस सी। ठीक है, और t का -2c। अब कंपेयर करेंगे दोनों को,
तो यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे 0 है, m 0 है, l 0 है, तो a 0 हो गया मेरा, ठीक है। l क्या है 0, और यहाँ पे क्या है l का राइट हैंड साइड b प्लस सी है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए t का, तो t का इधर 1 है और इधर क्या -2c है, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब c का वैल्यू मेरा निकल गया -12। जब c का वैल्यू -12 निकल गया तो b बराबर -c होता है, तो b का वैल्यू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हाफ। तो आप देख रहे हो a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू हाफ है, c का वैल्यू -12 है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो t बराबर मेरा क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा k, m पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो m टू द पावर 0 हटा दीजिए उसको, l टू द पावर हाफ, l टू द पावर हाफ, और g टू द पावर -12, g टू द पावर -12। तो आप इसको एक रूपरेखा में ला सकते हैं, तो t इज इक्वल टू k रूट ओवर l बाई जी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डायमेंशनली हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं डायमेंशनली, बट यहाँ कांस्टेंट k का वैल्यू क्या है वो हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन करके जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायमेंशनल मेथड का कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड का, कि कहने का मतलब कि जैसे इसी एग्जांपल में हम k का वैल्यू हम नहीं निकाल पाए, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी होता है, k का वैल्यू 2 पाई हमको नहीं पता, डायमेंशनली हम नहीं निकाल सकते, उसको हमको फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन से निकालना पड़ेगा। तो बात यही होता है कि वी हैव टू नो द क्वांटिटीज ऑन विच पर्टिकुलर क्वांटिटी विल डिपेंड अपॉन, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द पॉप पे, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हम अज्यूम करेंगे कि किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड कर सकता है, ठीक है। जब तक वो डिपेंडेंस पता नहीं होगा हमको, हम प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर प्रोसीड भी करेंगे तो वो हाफ वे मार्क होगा और हम पूरी तरीके से हम एक्सप्रेशन को डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज समझे थे कि किस तरीके से आप डायमेंशंस का यूज कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। और ये साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, जब हम पावर्स ऑफ 10 स्टडी करते हैं, जैसे मान लिया कि 10 टू द पावर 10, इसका मतलब क्या होता है, 10 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। 10 टू द पावर -10, इसका मतलब क्या होता है, -10, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन आप स्टडी कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब कैलकुलेशन करिएगा मैथमेटिक्स में तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट लोग क्या करता है, वो लिखता है 20 इंटू 10 टू द पावर 20.6 इंटू 10 टू द पावर 14, 20.6 इंटू 10 पावर 14। नाउ दिस इज रॉन्ग साइंटिफिकली, ठीक है। यू विल हैव टू एक्सप्रेस दिस एज 2.06 इंटू 10 पावर 15, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 टू द पावर b, ठीक है। सो दिस a नीड्स टू बी लेस देन 10, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर 10 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा कि वो बढ़ जाएगा उधर, ठीक है। तो आपको उसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है, तब जाके आप सीख पाइएगा। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहा है आजकल। डायमेंशनल फार्मूला मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ देते हैं, और इनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान देने की बात है कि ये चारों पिछले 4 साल में पूछे गए, ठीक है। कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी बुक में जो बैक में 93 94 जो डायमेंशनल फार्मूला दिया है उसको आपको पढ़ जाना है, और हर एक चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे तो आपको उसको समझते चलना है।
तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको क्या होगा, हर एक चैप्टर में आप 5-5 7-7 रहता है तो आप याद कर लोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि ये जो कॉमन है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसको आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशन चैप्टर में यू विल कम अक्रॉस दिस फॉर्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So g m1 m2 by r square. So this is the formula from which you can deduce this value of g. तब g का वैल्यू आपको g का डायमेंशन आपको निकालना है, so this becomes f r square by m1 m2. ठीक है, नाउ आपको अब करना कुछ नहीं है, फोर्स का आपको पता है मास इंटू लेंथ इंटू टी टू द पावर -2 होता है, r जो है दैट इज डिस्टेंस, सो दैट विल बी l स्क्वायर। तो आप जो चीज आपको पता है आप लिखते चलिए। ठीक है, तो ये l स्क्वायर हो गया, नीचे आपका m स्क्वायर हो गया। अब जो कट रहा है काट दीजिए, तो एक से ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2। तो क्या कहने का मतलब है कि यू कैन रट्टा मार लेंगे, बट प्रिसाइजली आपको अंडरस्टैंड करना है हर एक चैप्टर को। तो जैसे जैसे आप चैप्टर समझिएगा उस हिसाब से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होते चला जाएगा। उसी तरह सरफेस टेंशन आपको बोल रहा है, तो सरफेस टेंशन भी आप जब सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा कि सरफेस टेंशन इज mt इनवर्स 2। ठीक है, उसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी जब हीट पढ़िएगा तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब है देयर इज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम विच यू कैन डिड्यूस ऑल दिस पैरामीटर्स। ठीक है, चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सब पूछते हैं ये लोग। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चार्ज को कैसे हम निकालेंगे, रेजिस्टेंस को कहां से निकालेंगे। तो ये तो पहला तरीके का क्वेश्चन है जो कि वो पूछते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि यहां से ये लोग पूछता है। ठीक है, और इसका इलाज क्या है इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का? हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं आप, तो उस चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रहे हैं उसको आप समझो और उसको एक शीट पे लिखते चलो, और धीरे धीरे याद होता चला जाएगा वो। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आपको हम कहे थे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट, यूनिट के कन्वर्जन। ठीक है, जैसे आपको अगर सिंपल बोला जाए 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एसआई यूनिट से हम सीजीएस यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आपको, अब आप जान रहे हो कि जिस जूल एंड अर्ग दे आर डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, मतलब यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो आप इसको एनर्जी का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, सो ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब आपको हमने n1 u1 n2 u2 बताया है, n1 u1 n2 u2 बताए हैं। अब आप इसको आप एक्सप्रेस कर लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, बस यही करना है। अब यहाँ पे आपको जो है एक जूल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक जूल का मतलब क्या होता है, चूंकि वो एसआई यूनिट है, मतलब मास जो होगा वो केजी में होगा, लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है कि ये एल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना, और टाइम सेकेंड में है तो ये क्या है इसका एक्सपोनेंट -2। उसी तरह 1 अर्ग बराबर आपका क्या होगा, तो 1 ग्राम होगा ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड। ठीक है, अब आप ये n1 u1 n2 u2 इस्तेमाल कीजिए, जो कटता है काटिए, और आप निकाल सकते हो कि n2 का वैल्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं n1 u1 n2 u2, तो मेरे पास क्या आ रहा है n2 बराबर n1 u1 बाई u2, यही आया। अब यहाँ पे मेरा n1 1 दिया हुआ है, ठीक है 1 जूल, और u1 कितना है मेरे पास kg। ठीक है, ठीक है, kg है, और क्या है मीटर है, 1 kg 1 मीटर, और 1 सेकेंड का -2 है। और इधर नीचे मेरा क्या है 1 ग्राम है,
1 सेंटीमीटर है और 1 सेकेंड का एक्सपोनेंट माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, हटाइए इसको। अब केजी कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ आपका, ठीक है, ये सेकंड वाला 1 सेंटीमीटर, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास कितना हो रहा है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर, so 10 to the power 3 into 10 to the power 4, so this is 10 to the power 3 plus 4, 10 to the power 7, इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो अभी आपको पास्कल समझाए थे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट, तो ये सिंपल एनर्जी कहने का मतलब यहाँ पे आप, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पता है उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप उसका एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन आप आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीजें जो क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं वो है कि आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाएंगे वो, जैसे कि अगर हम आपको कहें कि लेट्स कंसीडर कि जो बेस क्वांटिटीज हैं, लेट्स कंसीडर दैट द फंडामेंटल क्वांटिटीज on some alien planet are velocity, time and force, ठीक है। तो वो इस टर्म में मेजर करते हैं अपने बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज को। अब उनके यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटीज लेट से मास है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस मास को आप वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा कि मास को हमको वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये इस तरह का प्रॉब्लम दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट, एक तरीका जो भी हम आपको बताए थे, कौन सा तरीका, कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिखते हो और आप उसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो इक्वेशंस को, और सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हो और फिर आप पता कर लेते हो कि मास, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के टर्म में क्या होगा। और दूसरा शॉर्टकट मेथड जो होता है, उसके लिए आपको इनके बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक तरीका समझिए, जैसे हमको पता है फोर्स बराबर क्या होता है मेरा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इन द गिवन, अब यहाँ पे चार चीजें हैं, मास है, फोर्स है, टाइम है, वेलोसिटी है, तो इनके टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो फोर्स बराबर क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब यहां से हम मास को एक तरफ ले जाएंगे क्योंकि मेरे को मास के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मास बराबर मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम बाय वेलोसिटी। अब यहां पे देखिए, जिस फॉर्म में मेरे को चाहिए था उस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर चुके हैं, तो फोर्स का एफ, टाइम का टी, वेलोसिटी का नीचे तो ऊपर आएगा तो v -1 हो जाएगा, तो एफ टी वी माइनस इनवर्स, एफ टी वी इनवर्स। कहने का मतलब है कि ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का प्रॉब्लम। अगर आपको रिलेशनशिप पता है तो आपको करना क्या है, जो पूछा जा रहा है उसको एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम पता है, तो आपने क्या किया, मास को एक तरफ ले गए और बाकी को दूसरे तरफ ले गए और आप एक्सप्रेस कर दिए। दूसरा जो तरीका होता है वो सिंपल तरीका होता है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसी से बनेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका है, आपको हमने क्या बोला कि मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी टू द पावर ए लिखेंगे, टाइम टू द पावर बी लिखेंगे एंड फोर्स टू द पावर सी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने इनके एक्सपोनेंट्स आपने बता दिए, ठीक है। इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे m0, सॉरी m1 L0 T0 ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड,
MLT का। और इधर राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K रखिए। V को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे MLT के टर्म में, तो LT इनवर्स होता है वो, तो LT इनवर्स A टाइम TB और फोर्स MLT इनवर्स 2, ठीक है C। तो जो हमको डायमेंशनल फार्मूला पता है उसको हम लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, M वाले को एक तरफ रखना है, L को एक साथ रखना है, T को एक साथ रखना है, ठीक है। तो M यहाँ पे क्या है मेरा, M टू द पावर C है, ठीक है। उसी तरह L टू द पावर, इसके एक्सपोनेंट्स में आपके क्या क्या आएंगे, M L T इनवर्स 2, तो L C आ रहा है और इधर A आ रहा है, तो C प्लस A हो गया, ठीक है। अब आइए T, तो T का क्या आ रहा है, माइनस A आ रहा है, प्लस B आ रहा है और माइनस 2C आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये मेरा हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एक्सपोनेंट्स हैं मास, लेंथ और टाइम का, उसको कंपेयर करेंगे। देखिए इधर मास का एक्सपोनेंट 1 है, इधर क्या है, C है, तो C इज इक्वल टू 1 हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला L का 0 है, इधर C प्लस A है, तो C प्लस A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा, A बराबर माइनस C, मतलब A बराबर मेरा -1 हो गया, ठीक है। उसी तरह ये लास्ट, तो ये -A प्लस B -2C बराबर कितना होगा, T का इधर कितना है, 0 है। अब यहाँ A और C का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो -A मतलब ये माइनस +1 हो गया, प्लस B और -2, 0, ठीक है। B -1 इज इक्वल टू 0, मतलब B का वैल्यू 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि A का वैल्यू -1 है, तो अब आप लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू, ठीक है, V का वैल्यू क्या है, -1, सो V -1। उसी तरह T का है B1, तो T1। और उसी तरह फोर्स का C का वैल्यू कितना आया आपका, 1 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है, FTV इनवर्स आ रहा है। तो कहने का मतलब है आप इस मेथोडोलॉजी से भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको नहीं रिलेशन पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपस में फिजिकल क्वांटिटीज का कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके का मेथड से हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम 100%, ठीक है। और ये टाइप का क्वेश्चन आजकल ट्रेंड है कि पूछ रहे हैं एग्जाम में, पिछले 2 साल से इन लोगों ने पूछा हुआ है। और ध्यान देने की बात है, पिछले 2 साल से जब से एनटीए आया है तब से ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि पहले 1 क्वेश्चन पूछा जाता था टिल 2019 तक। बट पिछले 2 साल से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो आपको ये जो अभी बताया गया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि ये लोग पूछ रहा है। आपको अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी इक्वेशन को आप डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मान लिया आपके पास v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, एक सिंपल है। तो यहाँ LHS आपका क्या है, v², इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा मेरा, LT इनवर्स का स्क्वायर, मतलब L² T इनवर्स 2 हो गया। अब उसी तरह आप RHS को चेक करो, तो यहाँ पे u² प्लस 2as है। अब यहाँ पे ये चीज आपको देखना है कि डायमेंशनली आपको चेक करना, तो कहने का मतलब u² और 2as का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे u² कितना हो रहा है मेरा, तो वो भी वेलोसिटी है, तो LT इनवर्स का स्क्वायर, so that is L² T inverse 2। उसी तरह 2as, तो 2 is a number, so this is equal to a into s, और a क्या है आपका एक्सेलरेशन है, तो LT इनवर्स 2 है और ये आपका t है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, आपका
और डिस्टेंस ये s जो होता है वो डिस्टेंस है, तो दैट इज l, तो ये मेरा हो गया l स्क्वायर t इनवर्स 2। तो आप देख रहे हैं कि u स्क्वायर भी l स्क्वायर t इनवर्स 2 आ रहा है, 2s भी l स्क्वायर 2 इनवर्स 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि जो तीनों एक्सप्रेशन है v स्क्वायर यू स्क्वायर और 2as ये बराबर आ रहे हैं डायमेंशनली। तो इस तरीके के इक्वेशन आपको पूछे जा सकते हैं जहां से आप करेक्ट मतलब है कि नहीं कोई इक्वेशन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, बहुत सिंपल, कि लेट्स से s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, इस टाइप का इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब ये जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं आपके ए बी टी सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब, ये सब का डायमेंशंस किसके बराबर होना चाहिए, एस के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। बिकॉज ओनली एप्पल एप्पल को ही आप जोड़ सकते घटा सकते हैं, एप्पल और अनार को तो आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो यहाँ इसका डायमेंशंस लेंथ है एस, इसका मतलब ये जो ए होगा ये भी एल होना चाहिए, ये जो बी टी है दिस शुड ऑल्सो बी एल, सी टी स्क्वायर है दिस शुड ऑल्सो बी एल, एंड डी टी क्यूब शुड ऑल्सो बी एल। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ए का डायमेंशन क्या हो गया एल, वेरी इजी। अब इसके बी टी का डायमेंशन क्या हो गया एल, इसका मतलब बी बराबर क्या होगा मेरा एल बाई टी, मतलब ये एल टी इनवर्स हो गया, ठीक है। उसी तरह सी टी स्क्वायर बराबर भी एल होना चाहिए, इसका मतलब सी बराबर क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स 2। उसी तरह डी टी क्यूब बराबर एल होना चाहिए, इसका मतलब डी बराबर मेरा क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स 3। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस से भी क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि कहाँ पे डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, साइन, कॉस, ठीक है, तो उन सब क्या है वो सब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो जाते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया आपसे, जैसे अब फोर्स आप पढ़िएगा तो आपको बोला जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास, ठीक है। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स is of the form of say m to the a v b and r c। तो यहाँ a b c का वैल्यू बताइए, a b c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब कि मेरे को करना क्या है, एम एल टी इनवर्स 2, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा ये हो गया, राइट हैंड साइड मेरा क्या है एम ए, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी इनवर्स बी, ठीक है, और आर, आर का क्या होता है एल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहां पे आप कंपेयर करेंगे एम ए, ठीक है, एल का कितना हो गया बी प्लस सी, और टी का कितना हो गया माइनस बी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एम एल टी का एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे तो इधर एम का 1 है तो ए का वैल्यू 1 हो गया, उसी तरह ये एल का इधर बी प्लस सी है और उधर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, और राइट हैंड साइड टी का कितना है माइनस बी और ये माइनस 2, मतलब बी हो गया मेरा 2, तो बी 2 हो गया, इसका मतलब सी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, मतलब -1। इसका मतलब मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो गया दैट इज इक्वल टू m1 b स्क्वायर और r का -1, इसका मतलब एम बी स्क्वायर और r इनवर्स का मतलब r नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला विल बी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपका एम बी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है फॉर्मूला डिड्यूस कर लेते हैं किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लिया कि आपने एक लिक्विड लिया हुआ है
और इस लिक्विड से आप क्या कर रहे हो कि आप एक सॉलिड को गिरा रहे हैं, बॉल, ठीक है। ये सॉलिड बॉल आएगा, इस लिक्विड से पास करेगा, ठीक है। सो व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू द लिक्विड विल अपोज दिस मोशन। ये इधर आ रहा है तो लिक्विड क्या करेगा, इसका एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स will depend on the viscosity of the liquid eta, ठीक है। so this force is dependent on eta, viscosity of the liquid, then radius of the sphere r, ठीक है, and the speed v, जिस स्पीड से गिर रहा है। so let's say eta a, rb और vc है। अब आपको बताना है कि ये जो विस्कस फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है डायमेंशनली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज एम एल टी इनवर्स टू, लेट्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज के, ठीक है। और विस्कोसिटी का होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू द पावर ए, आर इज लेंथ, तो ये बी हो गया, वेलोसिटी का हो गया एल टी इनवर्स सो सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एम एल और सबको एक जगह लाएंगे, तो एम ए हो गया, ठीक है, एल का लाइए तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया मेरा एल का, और सी का आप लाइए, टी का लाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी। अब आप कंपेयर कीजिए, तो दोनों तरफ कंपेयर कीजिएगा तो ए का वैल्यू क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब आइए माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ठीक है, और क्या है आपका माइनस ए माइनस सी बराबर -2, माइनस ए माइनस सी बराबर -2, ए बराबर 1 है तो ये -1 हो गया, माइनस सी बराबर -2, इसका मतलब सी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, -1 + 2 बराबर सी, मतलब सी का वैल्यू मेरा 1 आ गया। तो ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। अब आइए सेकंड इक्वेशन में, तो बी बराबर हम निकाल सकते हैं 1 - बी प्लस ए, इसका मतलब ये मेरा कितना हो गया, ये सॉरी 1 - सी प्लस ए, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू 1 1 है, इसका मतलब बी का भी वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब कि फोर्स जो है दैट इज ईटा टू द पावर 1 आर टू द पावर 1 वी टू द पावर 1 हो गया, ठीक है। दिस मीन्स दिस विस्कस फोर्स इज के ईटा आर वी, ठीक है। अब यहां हमको ये पता नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, बट स्टोक्स ने इसको निकाला था, तो स्टोक्स फार्मूला हम लोग इसको बोलते हैं 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट जो फिजिकली वेरीफाइड इक्वेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड होता है। तो यहाँ कांस्टेंट जो के है उसका वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हैं, इसकी मदद से आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं, जैसे एरर्स हैं, अप्रोक्सीमेशंस हैं, ठीक है, वो दूसरा हिस्सा होता है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी ट्रेंड 3 सवाल पूछने का है इस चैप्टर से। एक तो फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा जो अभी हमने आपको बताया था कि एक हाइपोथेटिकल ये में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मास को फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये लोग एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन से पूछता है, ठीक है, एरर बताइए कितना है, ठीक है। तो वहां पे इस 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, जो आप प्रैक्टिकल करते हो वहां से होता है। जैसे मान लिया स्फीयरोमीटर से पूछ दिया, या फिर आपको स्केल से पूछ दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं वहां से आपको पूछ सकता है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर निकालने पूछ सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन ये लोग नॉर्मली पूछ सकते हैं। तो 4-5 तरह का क्वेश्चन है जो कि ये लोग पूछता है।
यूनिट्स, कन्वर्जन यूनिट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, और आपका एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, ठीक है, और प्रैक्टिकल फिजिक्स। तो 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिससे आपको सवाल ये लोग पूछेगा। तो 2 तरह का सवाल हम लोग आज किए हैं, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इतना ध्यान रखिए, यही आपका क्लास है।